नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म, धर्म से जुड़ा योग आज समूचे विश्व में न केवल अपनी हलक दिखा रहा है, बल्कि लोगों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पुष्ट भी कर रहा है। आज 8वां योग दिवस था। भारत ने तो खैर अपने अद्भुत तरीके से योग समारोह मनाए, क्योंकि इस बार अमृत महोत्सव भी रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हालांकि जरूरत इस बात की है कि बढ़ चढ़कर एक दिन भाग लेने से काम नहीं चलता है। आप इसका निरंतर अभ्यास करिए और एक नियम के तरीके से इसका पालन करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप एज ए फैशन, एज ए समारोह, एज ए विचार गोष्ठी, ऐसे ध्यान, ऐसे अवसरों पर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। योग हमारे भारतीय संस्कृति में, पुरातन में, वेदों में सब जगह उल्लेख है। और कहा तो ये जाता है कि सबसे पहले भगवान शंकर ने 7 ऋषियों के बीच में योग की चर्चा की और उन्हें योगाभ्यास कराया। भगवान शंकर की देन, ये सीधे सीधे हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख भी है। और कहते हैं कि ग्रीष्म संक्रांति मतलब 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा दिन। तो कहते हैं इस दिन योग की धूम रहती है, योग मनाया जाता है। योग के प्रति लोगों में एक नया आकर्षण पैदा किया जाता है, ऊर्जा पैदा की जाती है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 15,000 लोगों के साथ योग करके एक नई चेतना का संचार किया। उत्तर प्रदेश में राजभवन में राज्यपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग करके जो जनमानस थे उनमें एक नया संदेश दिया। पतंजलि की ओर से आयोजन हुए, कानपुर में ग्रीन पार्क में आयोजन हुआ, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भाग लिया। इसके अलावा भी जगह जगह आयोजन किए गए और ये आयोजन अपने में बड़े फलीभूत हैं। तो योग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे आप सहजता से अपना लें, बल्कि सच बात तो ये है कि योग में जो संदेश छिपा हुआ है, जो स्फूर्ति छिपी हुई है, जो दिशा छिपी हुई है, उसका अनुपालन करने से ही काम होता है। हालांकि ये बड़ा दुरूह क्षेत्र है, कहने को तो कहा जाता है, इसीलिए अष्टांग योग की चर्चा की जाती है, मंत्र योग की चर्चा की जाती है। चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जुड़ाव कर सकें उतना ही अच्छा है। आज का दिन सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो और उनके जीवन में योग चेतना का संचार हो, ऐसी शुभकामनाएं जेएमडी की भी है। अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव, और राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को। नामांकन की प्रक्रिया शुरू, 29 तारीख को अंतिम दिन है। अब माना यह जा रहा है कि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे।
शरद पवार के घर में बैठक चल रही है। विपक्ष के 19 दलों के नेता उसमें भाग ले रहे हैं। यशवंत राव ने अपनी सहमति दे दी है। यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे। कतिपय कारणों से उनके भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हुए और अब वो टीएमसी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने सहमति भी दे दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता के लिए मैं राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनने को तैयार हूं, क्योंकि जो विपक्ष है उसके सामने सबसे बड़ा संकट यही था कि प्रत्याशी किसे बनाया जाए। सबसे पहले शरद पवार का नाम आया, उन्होंने ना कह दी। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, उन्होंने ना कह दी। इसके बाद गोपाल गांधी का नाम आया, उन्होंने ना कह दी। अब यशवंत सिन्हा का नाम आया। यशवंत सिन्हा एक लंबे समय से अपनी सक्रियता के साथ मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब बारी ये है कि यशवंत सिन्हा की ये राष्ट्रपति की उम्मीदवारी कहाँ तक विपक्ष को एकता में पिरोती है, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है 2024 का चुनाव है और इस चुनाव के लिए विपक्ष लगातार एक होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ममता बनर्जी की अहम भूमिका है। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष को एक करने में कितना सहायक होता है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति के अगर मान लिया जाए तो विपक्ष के प्रत्याशी होंगे यशवंत सिन्हा, तो सत्ता दल से कौन होगा? माने कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो एनडीए है उसका कौन प्रत्याशी होगा, उसकी भी खोजबीन हो रही है। कई नाम चर्चा में हैं। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक होगी। ये माना जा रहा है कि इसमें प्रत्याशी का नाम तय हो जाएगा। अब प्रत्याशी का नाम तय इसलिए भी जल्दी होगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा में जाना है और विदेश यात्रा से जब वो लौटेंगे उसके 1-2 दिन बाद अंतिम तारीख ही होगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के पहले ही राष्ट्रपति का नाम चयन हो जाएगा। आज काफ़ी गहमागहमी रही। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मंत्रणा हुई और इसलिए भी मंत्रणा हुई, कहा यह जा रहा कि महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मच गई है, शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे 26 विधायकों के साथ गुजरात, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद पहुंच गए, बगावत कर दी है। एक शर्त लगा दी है उन्होंने, हम लोग आपके साथ रह सकते हैं लेकिन भाजपा के साथ सरकार बनाइए। अब क्या होगा, ये भूकंप क्या कारगर होगा या ये क्या रंग खिलाएगा, ये देखने की बात है। लेकिन माना ये जा रहा था कि अमित शाह जेपी नड्डा की जो बातचीत हुई है वो महाराष्ट्र संकट को लेकर के भी हुई है। लेकिन एक बात हम आपको और बता दें कि ये जो वार्ता हुई उसे यही तक सीमित रखिए। राष्ट्रपति के चुनाव तक की भी चर्चा हुई है। अब से कुछ देर पहले जेपी नड्डा, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलने चले गए। अब यहीं से जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो सूची तैयार की है प्रस्तावित प्रत्याशियों की राष्ट्रपति के, उनमें वेंकैया नायडू का नाम भी है और नंबर 1 पर है। कोई ताजुब नहीं कि वेंकैया नायडू एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो जाए। चर्चा है, आज शाम को संसदीय दल की बैठक में इस पर भी फैसला होना बाकी है और महाराष्ट्र सरकार के बारे में तो आला कमान अपना निर्णय लेगा क्या करना है। लेकिन सच बात तो ये है कि महाराष्ट्र का संकट भी इतना गहरा गया है कि उद्धव सरकार जो है खतरे में पड़ गई है। हालांकि शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है, अरे भाई इस तरीके के भूकंप तो आते रहते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं सीधे सीधे कि कोई असर नहीं पड़ेगा, विधायक जहाँ गए जाने दीजिए। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से 26 विधायकों को साथ अलग हुए, हालांकि महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के काफ़ी गहमागहमी भी है। एक विधायक की पत्नी ने कहा कि मेरे विधायक पति तो बीमार हैं, वो कहाँ हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। कभी ये पता लगता है गुजरात पहुंच गए हैं, फिर सूरत, फिर अहमदाबाद। बहरहाल महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अपने चरम पर है और यदि वास्तव में ये 26 विधायक बगावत कर गए तो उद्धव सरकार चलना मुश्किल होगा। उसका संकट अपने चरम पर तो है ही है, लेकिन सरकार का आगे चलना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो देखना है कि क्या होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, अब उसमें 2 नाम सामने आ गए हैं। एक नाम आया है यशवंत सिन्हा का और जो विपक्ष की ओर से है, और ये माना जा रहा है कि ये लगभग तय है, क्योंकि यशवंत सिन्हा ने भी अपनी सहमति दे दी है और यशवंत सिन्हा कुछ करके दिखाना भी चाहते हैं, इसलिए उनका नाम पर तो लगभग मोहर लग चुकी है। अब देखना ये है कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल किस प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं। लेकिन जब आज वेंकैया नायडू के घर में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पहुँचे तो चर्चाएं भी ये शुरू हो गई कि वेंकैया नायडू भी राष्ट्रपति पद के एनडीए के प्रत्याशी होंगे और उन पर सभी एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी सहमति भी होगी। हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चाएं जारी रखें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार तेज है। उपचुनाव को लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार न केवल जीत का दावा कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि इस बार न केवल हम दोनों सीटें हथियाएंगे, माने रामपुर और आजमगढ़ की, बल्कि इन दोनों ही जिलों में जो एक तरफा विकास होता था उसको दूर करके सर्वसंभव का विकास कराएंगे। हालांकि ये दोनों सीटें सपा के पास रही हैं, आजमगढ़ से अखिलेश, रामपुर से आजम का, लेकिन दोनों विधायक का चुनाव जीत गए, दोनों ने सीटें छोड़ दी। अब वहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में अग्निपथ जैसे मुद्दे भी बहुत तेजी के साथ उठ रहे हैं। अब असर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उपचुनाव में गहमागहमी बढ़ गई है।
लेकिन बड़ा ताजुब हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव में जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जा रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश नहीं जा रहे हैं। अब अखिलेश क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने उपचुनाव से क्यों दूरी बना रखी है? क्या उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम दोनों सीट तो जीत ही लेंगे, जाए चाहे न जाए, या फिर उनकी कोई मजबूरी है? हालांकि शिवपाल ने भी हमला बोला, अगर मुझे तो बुलाया नहीं गया, मैं तो शांत बैठा हुआ। सीधे तौर पर देखिए तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हुंकार भरी है और जिस तरीके से राज्य सरकार की ऑडिट रिपोर्टें आ रही हैं, उससे लगता है कि अखिलेश सरकार अब घोटालों और भ्रष्टाचार में भी घिरने वाली है। अभी एक ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अखिलेश की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं थी, जिसमें जनेश्वर मिश्र पार्क की योजना थी और कुछ अन्य, उनमें 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अभी इसकी विस्तृत रिपोर्ट आनी बाकी है, ऑडिट हो रहा है। ऑडिट अखिलेश सरकार की कई अन्य योजनाओं का भी हो रहा है। कई बार चर्चा भी आई है, गोमती की भी चर्चा आई है, चर्चा पूर्वांचल की भी आई है। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में अखिलेश सरकार भी घिरेगी, और निश्चित रूप से अगर ऑडिट रिपोर्ट ने ये बात सिद्ध कर दी कि घोटाला हुआ है, जो अब तक की रिपोर्ट है 200 करोड़ के घोटाले की, उसको देखते हुए साफ साफ लग रहा है कि अब अखिलेश सरकार भी घिरने वाली है। क्या होगा, कितनी कार्रवाई होगी, ये तो अभी वक्त बताएगा। इस समय जो राहुल गांधी से पूछताछ का दौर चल रहा है ईडी का, वो आज छठे दिन भी जारी रहा। अब क्या होता है, आज उसका अंतिम दिन होगा या जारी रहेगी, क्योंकि निश्चित रूप से ईडी ने भी बुरी तरीके से राहुल गांधी को घेर रखा है, और सोनिया गांधी भी अब अस्पताल से बाहर आ गई है। उनकी भी बारी अब देखना ये है कि सोनिया गांधी से कैसे पूछताछ होती है। हालांकि जो रिपोर्ट आई है उसमें राहुल गांधी बराबर कह रहे हैं कि चूंकि ये सब नेशनल हेराल्ड का और सब कुछ मामला मोतीलाल वोरा के जुम्मे था, और मोतीलाल वोरा ने सब कुछ किया, मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ। लेकिन अब ईडी क्या करेगी, ईडी ने कैसे साक्ष्य जुटाए हैं, अभी ये देखना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अग्निपथ का जो घमासान चल रहा था वो तो थम गया है, लेकिन आज वायुसेना ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और नोटिफिकेशन जारी करने के साथ साथ बताया कि वायुसेना में भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या शर्तें होंगी, क्या पेंशन है, क्या वेतन है, सब कुछ लिखा हुआ है। खैर पेंशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन भत्तों का सवाल उठता है, सुविधाओं का सवाल उठता है, छुट्टियों का सवाल उठता है। लेकिन ये बात तो सामने आई गई है कि वायुसेना में भर्ती के लिए साइंस का विषय अनिवार्य है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जो ये टेक्निकल से जुड़े हुए साइंस के विषय हैं, उन पे पारंगत होना जरूरी है। आज योगी सरकार ने बाकायदे अफसरों को चेताया, किस बारे में, जल भराव के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एक समीक्षा बैठक में अफसरों से कहा, यदि बरसात में जल भराव हुआ
तो जवाबदेही होगी, जवाबदेही। बच नहीं पाओगे, क्योंकि जल भराव रोकने के लिए सरकार ने जो अपने स्तर से प्रयास किए, नालों की सफाई के लिए जो अभियान चलाया गया, अगर उसमें कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से जल भराव होगा। और अगर जल भराव होगा तो फिर ध्यान रखिए कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जवाबदेही पूरी तरीके से तय होगी। इसको लेकर के भी न केवल शासन स्तर पर बल्कि नगर निगम स्तर पर भी अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।